हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 9th का फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें हम पार्ट 3 कर रहे हैं। अभी फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। मीन्स अब क्या हुआ, यहाँ पर जो ये हमारा राजा का शासन था वो पूरा कम्प्लीटली ख़त्म हो गया और वो रिपब्लिक बन गया, मतलब गणतंत्र बन गया। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। कुछ वर्षों तक, जो उसके आगे आने वाले वर्ष थे, उस समय टेंशन भरा माहौल रहा फ्रांस में। ऑल्दो लुइस 16 हैज साइंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसने अपना, जो लुइस 16 था वहाँ का राजा था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था। ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद किंग ऑफ प्रूशिया, प्रूशिया के राजा के साथ उसने नेगोशिएशंस करे थे, मोलभाव किया था। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय डेवलपमेंट्स इन फ्रांस, जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी वहाँ के जो आस पड़ोस के लोग थे, मतलब राज्य थे, देश थे, वो भी फ्रांस की डेवलपमेंट से थोड़ा सा चिंतित हो रहे थे। एंड मेड प्लान थ्रू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस सिंस द समर ऑफ 1789। और वहाँ पर वो भी क्या कर रहे थे, सेना को भेज रहे थे ताकि वहाँ पर जो हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792। इससे पहले कुछ होता, नेशनल असेंबली के वोट डले 1792 में, टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, जिसमें क्या हुआ, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट लड़ाई हुई फ्रांस की। थाउजेंड ऑफ वॉलेंटियर्स थ्रोन्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी, बहुत सारे वॉलेंटियर्स को आर्मी को ज्वाइन करना पड़ा। दे सॉ एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप, वो देख रहे थे कि सारे जो राजा के खिलाफ थे, सारे एरिस्टोक्रेटी मतलब अमीर लोगों के खिलाफ थे। अमंग द पेट्रोटिक सॉन्ग्स दे sang was the Marseillaise composed by the poet Roget de Lesle। देखो बच्चा, ये मार्सले वहाँ का, जैसे यहाँ का नेशनल एंथम है, ऐसे ही वहाँ का पेट्रोटिक सॉन्ग है मार्सले। अंडरलाइन कर लो, एक क्वेश्चन बनेगा। विच वॉज composed by this poet Roget de Lesle। It was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris। ये पहली बार वॉलेंटियर्स जो कहाँ से आ रहे थे, मार्सिलीज से आ रहे थे, उन्होंने गाया था, जो मार्च कर रहे थे पेरिस पे। एंड सो गॉट इट्स नेम। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मार्सिलीज को उसका नाम कैसे मिला। द मार्सिलीज इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, फ्रांस का भी ये नेशनल एंथम है। मैंने आपको बताया था जैसे हमारा जनगण है। द रेवोल्यूशनरीज वर ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज ऑफ द पीपल, जो रेवोल्यूशनरीज थे वह लेकर के आए, मतलब बहुत लॉस हुआ इकोनॉमी को भी और लोगों को भी बहुत परेशानी हुई। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। यहाँ औरतों का बहुत बड़ा योगदान रहा था। जहाँ पर आदमी फ्रंट पर फाइट करते थे, वहाँ औरतें क्या करती थी, पैसे कमाती थी घर की लाइवलीहुड के लिए और घर पूरा संभालती थी। मीन्स बाहर का भी देखना और घर का भी देखना। लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave political rights only to the richer sections। Large section of population were convinced that the revolution had to be carried further। काफ़ी सारी population का जो हिस्सा था वो इस revolution को आगे लेके जाना चाहता था, क्योंकि जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो राइट टू वोट था वो खाली रिचर सोसाइटीज़ को मिला था। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्लान्स देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। उसके लिए पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे थे, जहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो पॉलिटिकल पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया जाने लगा। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ जैकोबिन्स। बच्चा, सबसे इम्पॉर्टेंट क्लब कौन सा था? जैकोबिन क्लब। बेटा, इसका आगे पूरा टॉपिक आएगा, पूरा एक पॉइंट आएगा जैकोबियन क्लब का, कि उसे किसने बनाया था, कैसे वो काम करते थे। पर अभी आपको याद करना है कि कौन से क्लब्स बने थे, जैकोबियन क्लब्स बने थे। और यही जैकोबियन क्लब्स के बारे में आपको टेंथ में भी पढ़ना पड़ेगा यूरोपियन रेवोल्यूशन के दौरान। विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस, जो किसके नाम से बने थे? जो सेंट जैकोबन थे जो पेरिस के थे, उनके नाम पर जैकोबियन क्लब्स बने थे। विच गॉट इट्स नेम वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स, जो औरतें थी जो इस टाइम पर एक्टिव थी उन्होंने भी अपने क्लब्स बना लिए थे। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट द एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स।
The members of Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous section of the society. Yes बच्चा, जो कम पैसे वाले लोग होते थे वो जैकोबियन क्लब्स को ज्वाइन करते थे, क्योंकि मैंने आपको इनिशियली ही बताया जो एरिस्टोक्रेटी है, जो क्लर्जी है, जो नोबल है, वो तो सोसाइटी में कुछ चेंज चाहते ही नहीं थे। तो जो थोड़े कम पैसे वाले लोग थे वो लोग चेंज चाहते थे, मिडिल क्लास फैमिली के लोग। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिशंस थे, शू मेकर्स थे, पेस्ट्री कुक्स थे, वॉच मेकर्स थे, प्रिंटर्स थे, एज वेल एज सर्वेंट ऑफ डेली वेजेस वर्कर्स। डेली वेजेस जो कमाते थे, अपना रोज़मर्रा का काम करके खाने वाले लोग इन क्लब के मेंबर थे। देयर लीडर वॉज मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। इनके ऊपर पूरा अगला टॉपिक है बेटा, इससे अगले वाला इनको भी याद करो। जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। जो इसका नाम पड़ा था वो सेंट जैकोब, जो कि पेरिस के थे, उनके नाम पड़ा था, उनके ऊपर इसका नाम पड़ा था जैकोबिन क्लब का। और जो इसका लीडर था वो मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज बोर्न बाय डॉक वर्कर्स। उन्होंने एक जैकोबियनों ने डिसाइड किया कि एक बहुत लंबा स्ट्रिप्ट वाला अपना लंबा पजामा पहनेंगे वो। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये उनको अलग करेगा फैशनेबल सोसाइटी, स्पेशली नॉवल से। हु वोर नी ब्रीचेस, जो कि नी ब्रीचेस एक ड्रेस का नाम है, वो पहनते थे। इट was a way of proclaiming at the end of the power wielded by wearers of knee breeches। इसमें ये क्या शो कर रहा है? इसमें ये शो करते थे कि वो उनकी पावर से बाहर निकल चुके हैं, जो कि नी ब्रीचेस पहनते हैं। These Jacobians came to know as the sans culottes। जो ये ड्रेस था इसको These Jacobians came to known as the sans culottes। जो ये पजामा पहनते थे उनको सेंस क्लोटिस के नाम से पॉपुलर हुए वो लोग आगे जा कर के। लिटरली मीनिंग दोज हु विदाउट नी ब्रीचेस। मतलब क्या होता है सेंट क्लोटिस का? जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते, मतलब वो अमीर फैमिलियों से बिलोंग नहीं करते, वो डेली वर्कर्स हैं, कम पैसे वाले लोग हैं। सेंट क्लोटिस मेंस वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिम्बलाइज लिबर्टी। अभी मैंने आपको पीछे कल की वीडियो में बताया था कि एक लाल रंग की टोपी होती थी, उसको पहन लेते थे, उसका मतलब क्या होता था कि वो स्लेवरी से आज़ाद हैं। तो ये लोग भी सेंस क्लोटिस थे। ये लोग क्या करते थे? वो टोपी भी पहनते थे कि अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं, मतलब हम लोग अपना खुद फ्री हैं, वी आर सेट फ्री। वुमेन हावेवर वर नॉट अलाउड टू डू सो। लेकिन औरतें ऐसा कुछ नहीं करती थीं। इन द समर ऑफ 1790 जैकोबिन्स प्लान टू इंस्यूरेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ Persians who were angered by the short supplies and high prices of good. On the morning of August 10, they stormed the palace of underline कीजिए इसको Tuileries, masked the king's guards and held the king himself to hostage for several days। इन लोगों ने क्या किया? 10 अगस्त को 1792 को राजा के महल में घुस गए और वहाँ पर उनको होस्टेज बनाया। राजा को होस्टेज बना लिया कई घंटों तक के लिए और उसके गार्ड्स को मार दिया। लेटर द असेंबली वोटेड इम्प्रिजन द लॉयर फैमिली। उसके बाद असेंबली ने डिसाइड किया कि जो रॉयल परिवार है, राजा का परिवार है, इनको क्या किया जाएगा? इम्प्रिजन, जेल में डाल दिया जाएगा। इलेक्शंस फॉर हेल्ड, इलेक्शंस हुए। फ्रॉम नाउ all men of 21 years and above regardless of wealth got the right to vote। अब 21 साल से ऊपर के सभी आदमियों को, अभी भी औरतों को नहीं, आदमियों को अधिकार मिल गया था वोट देने का। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो नई असेंबली बनी थी 1792 के बाद में, उसको क्या बोला जाता है? कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबॉलिशेस द मोनार्की। इसने 21 सितंबर 1792 को एबॉलिश कर दिया मोनार्की को एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक। एक क्वेश्चन ये बनता है कि फ्रांस रिपब्लिक कब हुआ? कब हुआ था बच्चा? 21 सितंबर 1792, 21 सितंबर 1792। As you know, a republic is a form of government where the people elect the government including the head of the government। अब आपको पता है कि रिपब्लिक क्या होती है, कौन सी गवर्नमेंट होती है? वो गवर्नमेंट जो अपना नेता भी चुनती है और वो उस गवर्नमेंट का हेड भी चुनती है। देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की। हेरिडिटरी मोनार्की मीन्स पापा अगर राजा है तो बेटा राजा बनेगा, तो इस तरीके से हेरिडिटरी वाला शासनकाल ख़त्म हो गया। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट सम अदर कंट्रीज़। अब इसमें तो यही बोला है कि आप और देखो कौन कौन सी कंट्री में इस तरीके का शासन है। व्हेन लुई 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ। अब बच्चा देखो, सेंटेंस टू डेथ का मतलब फांसी की सज़ा। लुई 16 को भी फांसी की सज़ा सुनाई गई ऑन चार्ज ऑफ
ट्रेजन, अब ट्रेजन का डिफाइन याद करना, बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट, वो देना, बिट्रे करना मतलब रिश्वत देना, चीट करना, किसी भी कंट्री को या किसी को भी चीट करना। ऑन 21 जनवरी 1793 was executed publicly at the place डी ला कॉनकॉर्ड। ये भी एक अंडरलाइन करने वाला पॉइंट है कि उसको कब फांसी की, एग्जीक्यूटेड मतलब फांसी देना, उसको पब्लिकली फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 21 जनवरी 1793 को। और एबॉलिश मोनार्की कब हुआ था? 21 सितंबर 1792 को, मतलब 5-6 महीने बाद उसका काम ख़त्म कर दिया गया। द क्वीन मारी एंटोनी मेट विद दैट एट द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। सेम फेट शॉर्टली आफ्टर मतलब जो मारी एंटोनी थी, लुई 16 की वाइफ थी, उसको भी क्या किया गया था? फांसी की ही सज़ा सुनाई गई थी, सेम इसी प्रकार से जिस प्रकार से लुई 16 को दी गई थी। अब बच्चा जो आपका ये रेन ऑफ टेरर है, इसमें हमने अभी जैकोबिन क्लब्स के बारे में पढ़ा था, वो हम कल पढ़ेंगे कि इसका हेड क्या था। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट क्वेश्चंस बनाइए। जो पैसेज हमने अभी 2-3 पढ़े, इनमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।